जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल अवध वॉरियर में। प्यारे साथी, आज हम लोग एक नई सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की लेकर के आपके समक्ष हाजिर हो रहे हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। और मैं आपको पुनः बताना चाहता हूं, आपके इस प्यारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट की क्लास, थ्योरी की क्लास और प्रीवियस ईयर की श्रृंखला बिल्कुल निःशुल्क चलाई जा रही है। खास तौर पे दो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, हमारे जो भी छात्र छात्रा इस तैयारी को करना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में सबसे बेहतर, अच्छे ढंग और व्यवस्थित क्रम में अगर कहें तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। उम्मीद की आप इस पर विश्वास भी कर पाएंगे। विश्वास करने से पहले एक बार ज़रूर चैनल को विजिट करें, हम और हमारी पूरी टीम के सभी व्याख्यान को देखें और समझें और अपनी तैयारियों को और ज़बरदस्त करते हैं। कहते हैं कि हौसले अगर बुलंद हो तो मंजिलें करीब होती हैं, इसलिए हौसला बुलंद रखिए, हमेशा बी द पॉजिटिव रहिए। कहते हैं कि आधा लक्ष्य आदमी इंसान तब तय कर लेता है जब वो सकारात्मक होता है। जब से तैयारी में आइए उस दिन से और आखिरी दिन तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने तक सदैव सकारात्मक रहिए। कोई कहे कि ये काम नहीं होगा, दूर हो जाओ ऐसे लोगों से। हमेशा बी द पॉजिटिव। सकारात्मक होने से हम अपने लक्ष्य के बहुत करीब होते हैं और नकारात्मक धारणाएं आने से हम अपने लक्ष्य से लगभग 100 कदम दूर होते हैं। तो इसलिए मेरे दोस्त, दूर नहीं होना है, पास होना है। तो तैयार हो जाओ। सीरीज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूं, भारत का संवैधानिक विकास एवं संविधान। और इसमें आज हम लोग वही सवाल करने वाले हैं जो आयोग पहले किसी न किसी शिफ्ट के पेपर में पूछ चुका है। तो आइए हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे आयोग की मंशा दशा क्या है। यहाँ पेपर देखेंगे और इसके अलावा अगर आप इसको और बढ़िया समझना चाहते हैं तो थ्योरी क्लास पर भी इसी चैनल में आप विजिट कीजिए, वहाँ पर डिटेल इस बात को समझ पाएंगे। सवाल शुरू करते हैं। पहला बड़ा खूबसूरत सवाल है जिसे आयोग ने पूछा है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं शामिल थीं। आप भी कमेंट करके बताओ कितनी महिलाएं शामिल थीं। ऑप्शन आपके सामने है, 30, 20 और 15। फिर चौथा ऑप्शन है 25। तो इसमें कुल टोटल महिलाएं कितनी शामिल थी मेरे साथी? तो हस्ताक्षर के समय अगर हम बात करें तो 284 में हस्ताक्षर के समय तो केवल और केवल शामिल कितनी थी? 8 महिलाएं। हस्ताक्षर के समय ध्यान रखना 8 महिलाएं शामिल थी। लेकिन दिए गए प्रश्न और उसके विकल्प में कहीं 8 नहीं है, तो संविधान सभा में हमारे कुल कितनी महिलाएं शामिल थी? 15 महिलाएं। इन 15 महिलाओं में कुछ नाम अगर हम आपको बताएं, जैसे सरोजनी नायडू जी शामिल थी। सरोजनी नायडू। और बात करें तो बेगम एयाज रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला थी इस भारतीय संविधान सभा में, बेगम एयाज रसूल। इससे अलावा अगर एक दो नाम पे और भी चर्चा हम लोग कर लें तो इन्हीं में बात कर सकते हैं कमला चौधरी की। कमला चौधरी भी इसमें शामिल थी। कमला चौधरी। विजय लक्ष्मी पंडित। बुला चौधरी। फिर बात करें तो हंसा मेहता। हंसा मेहता। ऐसी कुल इसमें टोटल अगर बात करें यहां संविधान सभा पे तो ध्यान रखना प्यारे साथी, ये दोनों बात को खूब बढ़िया ध्यान रखना कि हमारे संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कुल अगर बात करते हैं, खास तौर में कुल में कि कुल कितनी महिलाएं थीं, तो कुल 15 थीं। लेकिन हस्ताक्षर के समय कितने महिलाओं ने हस्ताक्षर किया? उस समय उपस्थित समय पे 8 महिलाओं ने। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी हमारे भारतीय संविधान सभा में? तो वो थी बेगम एयाज रसूल थी। यहां मैं आपको थोड़ी सी अगर और बातें बताऊं कि हमारे संविधान सभा 24 जनवरी 1950 के संदर्भ में, तो यहां पर कुछ प्रमुख बातें आप जिन्हें ध्यान रख सकते हैं। उसमें प्रमुख बातों में एक तो आप इस बात को समझ ही गए
कि हमारे संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी? तो आपके सामने ये विकल्प रहा कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या आप जान गए 15 थी। इस संविधान सभा में एससी की संख्या कितनी थी? 26। एसटी कितने थे? तो 33 है ना। और हमारा संविधान सभा गठित या स्थापित कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का गठन या स्थापना किया गया था। गठन कहे स्थापना कहे, ये कब हुआ था? 9 दिसंबर को, और पहली बैठक भी इसी दिन हुई थी, जिस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था। ऑप्शन आपके सामने है। रफी अहमद किदवई, कैलाश नाथ किदवई, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और जब इनके पास पंडित जी पहुंचे, इन्होंने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से पंडित जी ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि आपको संविधान लिखना है, आप क्या चार्ज करेंगे? तो इन्होंने कहा कि पंडित जी, ये मेरा बड़ा दुर्भाग्य रहा कि मैं संविधान सभा का सदस्य न बन पाया, और ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि भारत के कानूनी ग्रंथ को लिखने का मुझे अवसर मिल रहा है, और उसे मैं चंद पैसे के लिए आपसे मोल भाव करूं, तो ये मेरा बड़ा दुर्भाग्य होगा। सौभाग्य है कि ऐसे पवित्र ग्रंथ मुझे लिखने को मिल रहे हैं जो पूरे समूचे भारत पर, सभी समुदाय, सभी संगठन, सभी लोगों पर लागू होने वाला है, जिसकी छांव के नीचे पूरा समूचा भारत इसी नियम और कानूनों की परिधि में बिल्कुल एकता, भाईचारा की भावना से रहने वाला है। उस पवित्र ग्रंथ को लिखने के लिए अगर मैं पैसे का चार्ज करूं तो मेरा दुर्भाग्य होगा। बस निवेदन आपसे यह है कि इस पुस्तक में मेरे नाम को भी कहीं अगर स्थान दे दिया जाए तो आपकी बड़ी महती कृपा होगी। पंडित जी ने कहा ठीक है, अगर इसमें इतना लगन भाव आपका है तो स्वाभाविक है आपके नाम को इसमें जगह मिल जाएगी। और जब जगह मिल जाएगी तो कहते हैं कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखना शुरू किया, और इतना बेहतर लिखा इन्होंने। लिखा कैसे है? इटैलिक शैली में। इन्होंने भारतीय संविधान को लिखा इटैलिक शैली में, और इन्हीं के संदर्भ में कहा जाता है कि भारतीय संविधान के सुलेखक कौन थे? तो भारतीय संविधान के सुलेखक कहे जाते हैं आपके कौन? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। इन सबका संविधान में, हमारे संविधान सभा में बहुत योगदान रहा है। यहाँ एक बात ध्यान और रखना है कि हमारे संविधान को हिंदी में किसने, हिंदी संस्करण किसने तैयार किया? तो वो थे कृष्ण कुमार वैद्य ने। कृष्ण कुमार वैद्य, जिन्होंने भारतीय संविधान को हिंदी में मुद्रित किया है, कृष्ण कुमार वैद्य। और एक सवाल जो और बनता है वो ये कि संविधान को सुंदर चित्रों से सजाया किसने? तो सुंदर चित्रों से सजाने का कार्य किसने किया? ये दूसरा सवाल खूब ध्यान रखना। तो भारतीय संविधान को सुंदर चित्रों से सजाया था शांति निकेतन के। एक सवाल तो यही पूछा जाता है, शांति निकेतन के संस्थापक व छात्रों ने मिलकर के, और इस शांति निकेतन के कलाकारों ने, है ना, या चित्रकारों ने, जैसा शब्द आप चाहें प्रयोग करें, कलाकारों या चित्रकारों ने, जिसमें नाम आता है एक नंदलाल बोस। नंदलाल बोस जो भारत के खूब अग्रणी चित्रकार थे, नंदलाल बोस। और इन्हीं के साथ एक नाम और भी बता सकते हैं हम लोग, राम निहोर सिन्हा। राम निहोर सिन्हा, निहोर सिन्हा। 8 से 12 इंच का लगभग इनका चित्र था, और खूब बेहतर भगवान के चित्र, पुष्पों के, पशुओं के बड़े अनोखे चित्रों से इस हमारे पवित्र ग्रंथ भारतीय संविधान के बॉर्डर को खूब भव्य दिव्य अलौकिक रूप से सजाने का काम इन्होंने किया। वैसे तो आप जानते हैं भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो भारतीय संविधान के जनक हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और भारतीय संविधान के सुलेखक कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हिंदी में किसने लिखा? कृष्ण कुमार वैद्य ने। और भारतीय संविधान को सुंदर चित्रों से किसने सजाया? शांति निकेतन के चित्रकारों ने या कलाकारों ने, नंदलाल बोस और राम निहोर सिन्हा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न आपके सामने है
कि संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम में लिखें, सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटी घटना तक। इसे बिल्कुल एक क्रम में सजाना है, व्यवस्थित करना है। पहला ऑप्शन है उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ, दूसरा है राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ, तीसरा है संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृति हुआ, चौथा है जन गण मन राष्ट्र के रूप में कब स्वीकृत किया गया। प्यारे साथी, उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अंगीकृत कब हुआ है? तो 22 जनवरी, तारीख याद रखना, 22 जनवरी 1947 को। क्योंकि इसको पेश किसने किया था सबसे पहले उस पर बात करते हैं, लेकिन अभी तो इतना आप समझो कि 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अंगीकृत किया गया। कहां पर अंगीकृत किया गया था यह भी ध्यान में रखना, संविधान सभा में। संविधान सभा में इसे अंगीकृत किया गया और सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया। राष्ट्रीय ध्वज कब अंगीकृत किया गया? तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? आप सभी जानते हैं, तिरंगा। तिरंगे पे अभी मैं थोड़ी बात करूंगा, लेकिन अभी इतना आप समझो, तिरंगे को कब अंगीकृत किया गया? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत किया गया। अगला प्रश्न जो आ रहा है, संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत कब किया गया? संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृति कब हुआ? तो संविधान सभा पारित हुआ और स्वीकृत किया गया हमारी संविधान सभा को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। चौथा है कि राष्ट्रगान को जन गण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत कब किया गया? तो राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को। अब इसमें क्रम पहचानना है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जनवरी आता है तो 22 जनवरी, यानी ए ऑप्शन आगे रहेगा। तो देखो, दो ऑप्शन कट गए, एक बी फॉर बाहुबली, एक सी फॉर कैट। ये दोनों ऑप्शन सही नहीं होंगे। बचे कितने? दो। अब दो में से हमें सही करना है। तो ए हो गया 22 जनवरी 1947, बी में फिर है आपका 22 जुलाई 1947। तो ए के बाद बी, यानी देखो डी फॉर दिल मांगे मोर भी राइट नहीं होगा। सही क्या हो जाएगा आपका? तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ए ऑप्शन। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने दो विकल्प के आधार पे, तीसरा आप मिला सकते हैं, सबकी तिथि। अब मैं यहां पर एक विशेष बात आपको बताऊं जो विशेष तौर पे ध्यान रखना है, वो तिरंगे के संदर्भ में। तो एक आप जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा क्या है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा। और तिरंगे के संदर्भ में प्यारे साथी आपको ध्यान में रखना है कि तिरंगा जो है, तिरंगे में कितना रंग है? 3 रंग का है। तिरंगा हमारा खूबसूरत तिरंगा है, 3 रंग है, जिसको आप सभी जानते हैं कि सबसे ऊपर क्या है? केसरिया, मध्य में आपका है जिस पेन का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, और नीचे है हरा। और मध्य में, इस तिरंगे के मध्य में क्या है? तो तिरंगे के मध्य में है चक्र। मध्य में क्या है? चक्र है। और चक्र में 24 तीलियां हैं। 24 तीलियां हैं। और एक सवाल यहां से आयोग करता है कि ये 24 तीलियां किसका प्रतीक मानी जाती हैं? समय का। ये समय का प्रतिनिधित्व करती हैं और समय का प्रतीक मानी जाती हैं। और ये जो चक्र है, ये अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया। ये चक्र कहां से लिया गया? तो अशोक के सारनाथ स्तंभ लेख से, सारनाथ स्तंभ से लिया गया चक्र। प्यारे साथी, इस तिरंगे को डिजाइन किसने किया? एक बड़ा सवाल ये भी ध्यान में रखना। तो इसको डिजाइन किया है पिंगली वेंकैया ने, है ना, पिंगली वेंकैया ने। इस तिरंगे की अगर हम लोग लंबाई की बात करें, लंबाई चौड़ाई, तो ये एक सवाल खूब पूछा जाता है। हर आयोग इसको पूछता है कि ये कितने अनुपात में है? 3:2 के अनुपात में ये तिरंगा है। और अब सवाल ये बनता है कि तिरंगे को स्वीकार कब किया गया? तो तिरंगे को स्वीकार कहाँ किया गया? संविधान सभा में।
स्वीकार कहाँ किया गया? संविधान सभा में। और इस संविधान सभा को आज हम लोग किस नाम से जानते हैं? कमेंट करके आप बताना कि आज वर्तमान में संविधान सभा को हम लोग किस नाम से जानते हैं। इसे स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को, जिसके डिजाइन करता कौन है? पिंगली वेंकैया साहब। अब यहाँ एक थोड़ी सी बात अगर आप ध्यान और रखेंगे तो ज्ञानवर्धन और होगा कि तिरंगे को पहली बार भारत में स्वदेशी तौर पर कब प्रयोग किया गया? तो तिरंगे को स्वदेशी तौर पर इसका प्रयोग कब हुआ? तो स्वदेशी तौर पर इसका प्रयोग किया गया था 1921 में। और गांधी जी के आंदोलन में कहते 1921 में ही क्या किया? पिंगली वेंकैया ने 1921 में ही पिंगली वेंकैया ने तिरंगे का एक डिजाइन गांधी जी के समक्ष पेश किया था। गांधी जी के समक्ष इन्होंने पेश किया और गांधी जी ने स्वीकृति दे दी। पेश किया तो उन्होंने क्या कर दी? स्वीकृति दे दी। बस ध्यान ये रखना प्यारे साथी कि तिरंगे में पहले की स्थिति क्या थी, वर्तमान की तो आप देख ही रहे हैं। पहले इस तिरंगे में, पहले ध्यान में रखना कि इस तिरंगे में इतने 3 रंग थे जो पिंगली वेंकैया ने बनाया। रंग तो यही 3 थे, लेकिन ध्यान ये रखना कि मध्य में आज क्या है? तो मध्य में आज चक्र है। और पहले मध्य में क्या था? तो पहले मध्य में था चरखा। पहले मध्य में क्या था? चरखा था। और इसी तिरंगे को नया रूप कब दिया गया? तो इस तिरंगे को नया रूप तो कब दिया गया था? तो इसे नया रूप दिया गया प्यारे साथी। इस बात को जानकर है ना आपकी जिज्ञासाएं और बढ़ेंगी। आईएनसी के कराची अधिवेशन में, अब आप कमेंट करके बताओ इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? आईएनसी के कराची अधिवेशन में इसे नया रूप दिया गया। किसको? तिरंगे को। और यह अधिवेशन कब हुआ था? 1931 को। और इसे संविधान सभा ने असली जामा कब पहनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। और सबसे एक सवाल और आता है कि तिरंगे को विदेशों में कब फहराया गया? तो 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड में, इस शहर में ध्यान रखना, जर्मनी के स्टुटगार्ड में मैडम भीखाजी रुस्तम कामा ने, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा, तो विदेश में ध्वज फहराने वाली, झंडा फहराने वाली ये पहली महिला थी। और भारत में, अब यहां एक बात और भी आपको मैं बताऊं और यह जानकारी हो जाएगी, तिरंगे को सर्वप्रथम स्वतंत्रता के बाद तिरंगे को सर्वप्रथम किसने फहराया था? तो तिरंगे को सबसे पहले हमें आज़ादी मिलने के बाद इसे फहराया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक बात याद ध्यान और रखना कि तिरंगा सबसे पहले भारत में कब फहराया गया था? 1905 में। 1905 में कोलकाता में, जिसे हम लोग कोलकाता फ्लैग के नाम से भी जानते थे। पर उसके रंग ये 3 नहीं थे, अलग थे। तो इसे हम लोग अगले सेशन पे चर्चा करेंगे थ्योरी की क्लास में। तो प्रश्न नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में तैयार किए जाने के लिए कितनी समितियां थी? ये सवाल ध्यान से देखना। कितनी समितियां थी? ऑप्शन है 7, 15, 10 और 13। तो ये बिल्कुल इसमें दिए गए विकल्प के अनुसार अगर हम लोग कहें तो सभी के सभी विकल्प क्या हैं? गलत। क्योंकि संविधान सभा में बड़ी समितियों की बात करें तो कुल क्या थी? 22 समितियां थी। इस 22 समितियों में 8 बड़ी समितियां थी। ध्यान में रखना, 22 समितियों में से कहीं कहीं आपको 24 का जिक्र भी करेंगे। 8 बड़ी समितियां थी। 8 बड़ी समितियां थी। तो हमारा संविधान जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? समितियों के द्वारा ही लिखा गया है। 22 समितियों में से 8 बड़ी समितियां थी। और इसके अलावा अगर बात करें यहां पर तो प्यारे साथी ध्यान ये रखना है कि
12 समितियां ऐसी थीं जो प्रतीकात्मक कार्य के लिए गठित की गई थी और 10 समितियां ऐसी थी जो सामान्य कार्य के लिए गठित की गई थी। सामान्य कार्य के लिए गठित की गई थी, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो दिए गए विकल्प के अनुसार इनका कोई भी राइट आंसर नहीं मान सकते हैं, यानी आयोग ने सही विकल्प ही नहीं दिया है। तो सही विकल्प की व्याख्या मैंने आपके सामने कर दी है। और अब इसमें आप जैसे याद कर सकते हैं, इस बात को अगर आप नोट कर लिए हो तो कुछ याद कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग इस संदर्भ में बात करें तो आपको देखिए कुछ बड़ी समितियों के नामों को आप इसमें मद्देनजर ध्यान में रख सकते हैं। जैसे में आप कहेंगे कि कौन कौन सी, तो प्यारे साथी ये ध्यान से देखो, जैसे में आप ध्यान रख सकते हैं प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। जैसे में आप ध्यान रख सकते हैं नियम समिति। जैसे में आप ध्यान रख सकते हैं संचालन समिति। और बात करें तो संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। और ज्ञानवर्धन करना है तो संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। और ज्ञानवर्धन करना चाहो तो अब राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति, प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति। और फिर बात कर लें तो एक और ध्यान रखोगे तो यहां आपकी पूरी जानकारी पूरी हो जाएगी, वो है आपका मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक सलाहकार समिति, अल्पसंख्यक सलाहकार समिति। ये अगर आप संख्या में गिनेंगे तो ये 8 बड़ी समितियां मैंने आपके सामने बिल्कुल चंद कुछ मिनटों में लिख दिया। अब यहां से केवल समिति का नाम पूछता नहीं, इनके अध्यक्ष का नाम पूछता है कि फला समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो हम चलो इसको भी जान लेते हैं बिल्कुल चुटकियों में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हम सभी जानते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। और इसी समिति का अध्यक्ष होने की वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक या पिता कहते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में इस सभी समितियों ने लिखा है, लेकिन अग्रणी भूमिका किसने निभाया है? ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति, या इसको हम लोग पांडुलेखन कमेटी भी कहते हैं। नियम समिति और संचालन समिति, इन दोनों के अध्यक्ष थे हमारे देश के पहले राष्ट्राध्यक्ष बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत ही ऑनेस्ट व्यक्ति थे और अपने क्षेत्र में इनको बहुत ही व्यापक ज्ञान था, बहुत व्यापक ज्ञान था। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति, इन सब के अध्यक्ष थे पंडित नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वहीं अगर प्यारे साथी बात करें प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनके ही जयंती पर 31 तारीख को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 8 बड़ी समितियां और इनके अध्यक्ष का नाम अगर आपने जान लिया तो स्वाभाविक है चुटकी में आपने कमेटी के बारे में एक व्यापक जानकारी या सतही जानकारी आपको यहां पर हो गई। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथी। अगला सवाल खूबसूरत है और देख रहे हो आयोग कितना आसान सवाल पूछा है कि 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक और संविधान सभा गृह में हुई, जिसे अब कहां जाता है, जिसे अब हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, लोकसभा कक्ष, राज्यसभा कक्ष, पुस्तकालय भवन। तो इसे हम लोग कहते हैं संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। यहां बात प्यारे साथी अगर संविधान सभा की है तो ये मैं आपको थोड़ा सा जानकारी अगर दे रहा हूं, ये जानकारी बिल्कुल रामबाण सुरमा की तरह है, आंखों में लगेगी पर ज्ञानवर्धन व्यापक होगा आपका, ऐसा मैं भरोसा करता हूं क्योंकि आप ध्यान से देख रहे हैं, ये भी मैं उम्मीद कर रहा हूं।
तो संविधान सभा की हमारे स्थापना या गठन किया गया कब? 9 दिसंबर 1946 को। और पहली बैठक भी जो हुई, तो ध्यान रखना, पहली बैठक भी कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक हुई 2 दिन बाद, 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक हुई, तीसरी बैठक हो रही है 2 दिन बाद, 13 दिसंबर 1946 को। फिर चौथी बैठक 15, 17, इस तरह से चलती रही बैठकें। आखिरी ध्यान क्या रखना है? अंतिम बैठक कब हुई? अंतिम बैठक। और यहां 2 मैं अनोखी चीजें भी बता रहा हूं आपको। तो आखिरी बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। और यहां 2 अनोखी चीज आपको क्या ध्यान रखना है प्यारे छात्रों? तो वो ध्यान रखना है, संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो ये ध्यान में रखना, अधिवेशन जिसे इंग्लिश में सेशन कहते हैं, 11 अधिवेशन हुए थे। और एक सवाल और बनता है कि बैठक कितनी हुई थी? तो आखिरी बैठक मिला करके, गठन से लेके आखिरी बैठक थी 12वीं, है ना? बैठक यानी मीटिंग, तो 12 मीटिंग हुई, 11 सेशन हुए। ये दोनों बात में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि बहुत से हमारे सारे छात्र छात्रा यहां गुमराह हो जाते हैं। गुमराह नहीं होना, क्योंकि आप अवध वॉरियर पर हो और यहां आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा, आप अगर भरोसा करते हैं। ठीक है। अब प्यारे साथी, यहां ये तो संविधान सभा की बात हो गई। अब 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक हुई। ये इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल है। और इंपॉर्टेंट की धारा क्या मैं जोड़ रहा हूं, तो ध्यान रखना कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा क्या हो गया? भंग हो गया। और संविधान सभा भंग हो गया, और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का स्थान किसने ले लिया? संसद ने। तो संविधान सभा का वर्तमान नाम क्या है? संसद। संविधान सभा का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली। इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली। और नया नाम क्या है? तो नया नाम है संसद। राष्ट्रीय ध्वज की बात हम लोगों ने इसके पहले की, कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया? तो राष्ट्रगान स्वीकार किया गया आपका 24 जनवरी 1950 को। प्यारे साथी, ध्यान और क्या रखना है? तो ध्यान ये रखना है कि राष्ट्रीय गीत कब स्वीकार किया गया? तो राष्ट्रीय गीत भी स्वीकार किया गया कब? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान किसने लिखा? आप सभी खूब जानते हैं, गुरुदेव ने। गुरुदेव किसे कहते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर को। राष्ट्रगान किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने। और 24 जनवरी को ध्यान में रखना, राष्ट्राध्यक्ष पदासीन कब हुए? तो राष्ट्राध्यक्ष पदासीन हुए, राष्ट्राध्यक्ष पदासीन भी कब हुए? तो 24 जनवरी 1950 को। और आखिरी बात अगर जान लिए आप, तो स्वाभाविक है आपके ज्ञानवर्धन में इजाफा और हो गया। और आखिरी बात क्या है कि संविधान सभा पे सदस्यों ने हस्ताक्षर कब किया? तो हस्ताक्षर भी किया गया 24 जनवरी 1950 को, हिंदी और अंग्रेजी दो में। ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा, खूबसूरत सवाल है कि किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने, संविधान सभा ने, निदेशक सिद्धांत ने, भारत सरकार अधिनियम ने। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे साथी, वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसे हम लोग कहते हैं 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। पर यहां कुछ बातें आपको मैं याद करा दूं, और यहां अगर आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दूं या थोड़ा सा आपको मैं बता दूं एक्स्ट्रा, तो स्वाभाविक है आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएगा। वो क्या बातें? तो पहली बात ध्यान रखना है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम संसद में पेश किया गया। कहां पर? संसद में। आप कहोगे क्या हुआ सर, ये तो आप उल फजूल पढ़ा रहे हो क्या? अभी तो भारत में संविधान नहीं बन पाया, संसद कहां से आ गया? नहीं, ब्रिटिश संसद में, अपने यहां नहीं। यही तो जानना है, इसीलिए तो बता रहा हूं प्यारे साथी। अपने यहां की संसद नहीं, ब्रिटिश संसद में। कहां पेश किया गया? ब्रिटिश संसद से। क्योंकि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली कहां से आई है? ब्रिटिश से आई है। अब सवाल यहां से जो आपको समझना है वो ये कि ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पेश कब किया गया? तो पेश किया गया था 4 जुलाई। बाकी ईयर लिखा है 1947।
अगली बातें जो आपको बिल्कुल आपकी धड़कनों को बढ़ा देंगी वो ये है कि 4 जुलाई को किसने पेश किया था? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली ने। सर क्लीमेंट एटली साहब ने पेश किया प्यारे साथी। और सवाल यह बनता है कि इन्होंने कहां पेश किया, क्योंकि संसद के ब्रिटेन में 2 सदन हैं, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड। जैसे हमारे यहाँ वर्तमान में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो इन्होंने सबसे पहले पेश किया था हाउस ऑफ कॉमन में, हाउस ऑफ कॉमन में। और हाउस ऑफ कॉमन्स में जब इन्होंने पेश किया और वहां से पास हो गया तो इन्होंने दूसरे सदन में पेश किया। और दूसरे सदन की तिथि जो है वो खूब मायने रखती है कि इन्होंने दूसरे सदन में पेश किया 15 जुलाई को, 15 जुलाई 1947। 1947 ऊपर लिखा ही है। 15 जुलाई 1947 को इन्होंने पेश किया कहां? हाउस ऑफ लॉर्ड। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है ऐसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है ऐसे वहां हाउस ऑफ कॉमन्स है। ठीक है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड में पेश किया गया, जो ब्रिटेन का उच्च सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड। देखो एक शब्द ही लगा है लॉर्ड। हम लोगों के यहाँ कहते हैं ना कि बड़का लॉर्ड गवर्नर हो का, जी हाँ, लॉर्ड मतलब एक ऊंचा होता, ऊंचा व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, जिसकी हाई प्रोफाइल हो। तो हाउस ऑफ लॉर्ड ने इसको क्या कर दिया? पारित कर दिया। और प्यारे साथी, पारित कर दिया जब किसको? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को। तो कहते हैं कि इसे स्वीकृति कब मिली? ये 3 तारीख आप अगर याद करते हैं तो बस इतनी जानकारी आपके एग्जाम के लिए बेहद खास होती है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति कब मिली? 18 जुलाई को। उम्मीद करते हैं ये तीनों तारीख आप रट लेंगे, चबा लेंगे, घूंट लेंगे, पी जाएंगे, भूलेंगे नहीं, क्योंकि भूल गए तो मंजर से दूर हो जाएंगे, इसलिए आप भूलेंगे नहीं। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, अभी जिसकी हम लोगों ने व्याख्या भी की, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया? 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 29 जनवरी 1952 को, 26 नवंबर 1949 को। प्यारे साथी, वो तारीख यही है, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को, जिस पर अभी मैंने बताया कि संविधान सभा को भंग कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। अंतिम बैठक ये थी, इसी दिन राष्ट्रगान, राष्ट्र गीत स्वीकार किया गया, जिसका हमने पिछले सवाल पर व्याख्या कर दिया है। ठीक है, अब यहां बात करें कि 26 जनवरी 1950 पर, तो इस संदर्भ में थोड़ी सी बातें आप ध्यान रख सकते हैं। एक शब्द कि भारत जो है, हमारा खूबसूरत प्यारा देश भारत, पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत हमारा देश है। तो हमारा खूबसूरत देश भारत जो है, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कब हुआ? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हुआ। और 26 जनवरी को हम लोग, खास तौर पे 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और इस गणतंत्र दिवस पे ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो आप सभी जानते हैं, राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष, हमारे देश के मुखिया, राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। कब? 26 जनवरी को। और अगली तारीख जो है वो आपके लिए बेहद खास है कि भारतीय संविधान को, हमारे भारत देश के संविधान को, संविधान है ना, बराबर का विधान, सबके लिए बराबर का कानून है संविधान, जहां भेदभाव किसी भी प्रकार का नहीं है। तो संविधान को ध्यान रखना, कई शब्द हैं। अंगीकृत कब किया गया? अधिनियमित कब किया गया? आत्मार्पित कब किया गया? अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित और स्वीकार कब किया गया? इन शब्दों का खेल है, क्योंकि जीएस में आयोग इसी से खेलता है। और ये सब तारीख क्या है? 26 नवंबर। और प्यारे साथी मेरे, 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस, या कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा विधि दिवस। तो संविधान या विधि दिवस हम कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। क्यों? क्योंकि इसी दिन भारतीय संविधान को हमारे अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया, स्वीकार किया गया। और इस दिन महज कितने अनुच्छेद लागू थे? 16 अनुच्छेद या 16 आर्टिकल ही केवल लागू किए गए थे। से सभी कब लागू हुए थे? तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला प्रश्न ये रहा,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? ऑप्शन आपके सामने है कि यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ऑप्शन बी है संसद संविधान को निरस्त कर सकती है। ऑप्शन सी है कि यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। तो इसमें बिल्कुल एक ही ऑप्शन सही है प्यारे साथी, वो आपका है कि यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये किस आधार पे हम कह सकते हैं? अनुच्छेदों के आधार पे भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में मूल कितने अनुच्छेद? 395 मूल अनुच्छेद थे, और हमारे भारतीय संविधान में 8 मूल अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। ये मूल रूप से थे। तो इस आधार पे हम दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा देश भारत है। और समय के आधार पे भी कहें तो बड़ा समय लगा भारत से संविधान लिखने में, लेकिन एक ही बार लगा। आज लगभग 75 साल हो रहे हैं हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव या कोई विशेष बदलाव नहीं देखा गया। थोड़ा मोड़ा बदलाव हम लोग संविधान संशोधन करके बिल्कुल एडजस्ट कर रहे हैं। और आज भी ये हमारे पूरे समूचे भारत पर, लद्दाख से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, पूरे समूचे भूभाग को एक ही इस नियम और पुस्तक की द्वारा सजोया जा रहा है। सभी इसी के अधीन रहते हुए खूब स्वतंत्रता स्वच्छंदता से जीवन यापन कर रहे हैं। अगला सवाल जो है खूबसूरत है कि पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत थी। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा? सवाल है कि किस अधिनियम के द्वारा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसकी व्याख्या अभी हम लोगों ने की। भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, जिसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858, यही वो अधिनियम था जब हम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की बेड़ियों को तोड़ा और महारानी के अधीन हम लोग उनके प्रजा बनना स्वीकार किए। उम्मीद किए थे कि नया दिन आएगा, लेकिन आ न पाया। फिर भी हम लोग क्रांति की आगाज कर ही दिए थे। 1857 की क्रांति ने अधिनियम को लाने पर मजबूर किया। मेरे प्यारे साथी ध्यान रखना, सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो है भारत शासन अधिनियम 1919। और इसकी कुछ बातें अगर आप याद रखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1919, तो 1919 के एक्ट को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि सचिव और वायसराय दोनों ने मिलकर के इस पर काम किया था। अब विशेष बातें जो ध्यान रखना है, मैं कुछ ही बातें बढ़ा रहा हूं, बाकी थ्योरी की क्लास में इसकी पूरी विशेषताएं मैं आपको एक ब एक करके खूब सरलता से बताया हूं और बताऊंगा बढ़िया से आपको। विशेषताओं में कुछ बातें अगर आप ध्यान रख लिए तो स्वाभाविक है 1919 के अधिनियम की बहुत सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। पहली बातें क्या ध्यान रखना है कि इसके द्वारा पहली बार क्या हुआ कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत हुई। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत की गई। किस अधिनियम से? 1919 के अधिनियम से। दूसरी बात ध्यान क्या रखना है? लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, यह भी किस अधिनियम के द्वारा? 1919 के अधिनियम से। इसी के तहत मेरे प्यारे साथी एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। वैधानिक आयोग का भी गठन हुआ। इसी के द्वारा क्या किया गया कि प्रांतों में दैध शासन की शुरुआत की गई। दैध शासन क्या है, इस पर बात करते हैं हम लोग। प्रांतों में दैध शासन की शुरुआत की गई। यह भी किस अधिनियम से की गई? 1919 के अधिनियम से। और जो विशेष बातें हैं वो ये है कि इसी के द्वारा क्या किया गया कि सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। शुरुआत तो कर दिया गया किसमें? 1909 के अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। और यह विस्तार करके कहां तक बढ़ा दिया गया? तो इसे विस्तार करके प्यारे साथी मुस्लिमों को तो सबसे पहले इसमें शामिल ही किया गया था 1909 के एक्ट के द्वारा। तो मुस्लिम तो थे ही, इसमें शामिल कर दिया गया। कहां तक इसे विस्तृत किया गया? सिखों को, ईसाइयों को और एंग्लो इंडियन को, आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीयों तक
यहां तक इसका क्या किया गया, विस्तार किया गया। आखिरी दो बातें जो ध्यान रखना है वो ये कि इसी के द्वारा क्या किया गया, केंद्रीय विधानसभा में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। किसको? तो वायसराय को। केंद्रीय विधानसभा में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। केंद्रीय विधानसभा में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, करने की शक्ति दी गई। और विशेष बात क्या याद रखना प्यारे साथी, कि इसी अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, उत्तरदायी शब्द का प्रयोग किया गया। उत्तरदायी शासन लाया नहीं गया, उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग जो हुआ है ना, वो पहली बार मेरे प्यारे साथी 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया। और एक बड़ी खास बात आकर के यहां हम लोगों को एक बड़ा झटका लगा, और वो ये लगा कि भारत के शासन को देखता कौन था, तो लंदन से बैठ करके भारत सचिव। और भारत सचिव को अभी तक वेतन जो दिया जाता था वो दिया कहां से जाता था, ब्रिटिश राजकोष से। लेकिन अब क्या हुआ, भारत सचिव का जो वेतन होगा ये भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा झटका लगा भारतीय राजस्व से। ये आर्थिक बोझ था जो हमारे ऊपर आ गया। और इतना ही नहीं, कहते हैं भारतीय सचिव को पावर भी इनका बढ़ा दिया गया। और इनके पावर को बढ़ाते हुए एक काम और क्या किया गया कि इनकी सहायता के लिए, भारतीय सचिव की सहायता के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। हाई कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई इनकी सहायता के लिए। और ध्यान रखना, एक पावर क्या दिया गया, इन्हीं को पावर दे दिया गया कि यही महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार भी मिल गया किसको प्यारे साथी, तो आपके भारत सचिव को अधिकार दे दिया गया। बाकी आप सभी खूब पढ़ते हैं। इसी अधिनियम के तहत 1926 में भारतीय महिलाओं को मताधिकार का अधिकार मिला था, है ना। तो ये भारतीय महिलाओं के लिए एक स्वर्णिम चांस कह सकते हैं, अवसर था। लेकिन सभी महिलाओं को नहीं, जो शिक्षित थी, जो आर्थिक जगत से संपन्न थी और जो उद्योग जगत में संपन्न थी, उन्हीं महिलाओं को। इतनी बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो उम्मीद कि आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है। अगला सवाल है, कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है। प्रश्न है कि मसौदा का संविधान सभा का, प्रश्न अगले पे हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं कि प्रश्न है, संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। अगला ऑप्शन है कि एक बार जब संविधान सभा अस्तित्व में आता है तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है। अब इसमें सही विकल्प तलाशना है कि सही क्या है। ठीक है, तो कह रहा है ए नंबर ऑप्शन की ए और बी दोनों सही हैं, बी कह रहा है केवल एक सही है, सी कह रहा है केवल बी सही है, और डी कह रहा है ए और बी दोनों सही हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर जो इसका हो जाएगा प्यारे साथी, वो हो जाएगा सी। ठीक है, कि केवल बी सही है कि एक बार जब संविधान सभा अस्तित्व में आता है तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? ऑप्शन आपके सामने है 296, 389, 375 और 292। बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे साथी, वो बिल्कुल इसका सबसे चुनिंदा सवाल है 389। यहाँ मैं आपको थोड़ी सी बात अगर बताऊं कि भारतीय संविधान सभा, जो हमारा संविधान सभा बना, संविधान सभा, इस संविधान सभा को बनाने में सबसे योगदान किसका रहा? तो किस कमेटी के सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर, या कैबिनेट मिशन कमेटी के सिफारिश पर। और इस कैबिनेट मिशन का गठन कहाँ हुआ था? तो प्यारे साथी, इस कैबिनेट मिशन का गठन किया गया इंग्लैंड में। गठन इंग्लैंड में हुआ और ये भारत पहुंचा मिशन 24 मार्च 1946 को। यहां पहले डेट ही रख देते हैं, कैबिनेट मिशन 1946। 24 मार्च को भारत पहुंचा और भारत में कहां पहुंचा? दिल्ली में पहुंचा। और इसने अपने उद्देश्य स्पष्ट किए कि भैया हमारे उद्देश्य क्या हैं। तो इसने अपने उद्देश्य बता दिए। कब?
16 मई 1946 को कि पहला आप लोग क्या कीजिए, अंतरिम सरकार का गठन कर लीजिए, एक सरकार बना लीजिए, अंतरिम सरकार का आप गठन कीजिए। और प्यारे साथी दूसरा इसने बताया कि इसके बाद आप एक संविधान सभा का गठन कीजिए, संविधान सभा का भी क्या कीजिए, गठन। तो लोगों ने कहा आप ही बताओ हम संविधान सभा का कैसे गठन करते हैं। बहरहाल इसने बताया, एक लंबी प्रक्रिया है, उसमें थोड़ी सी बातें मैं आपको बता रहा हूं कि इन्होंने बताया कि इस तरह से क्या हो सकता है कि सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक संविधान सभा का सदस्य चुना जाए, एक सदस्य चुना जाए। और इस तरह से क्या हुआ कि संविधान सभा के लिए कुल अगर बात करें यहाँ प्यारे साथी तो कुल 389 सदस्य आए। इन 389 में अगर बात करें तो ब्रिटिश प्रांत से, भारत के ही प्रांतों पे अधिकार किसका था, ब्रिटिश का, तो इसलिए उस प्रांतों को हम लोग क्या कहते थे, ब्रिटिश प्रांत। और उस समय ये प्रांत 3 वर्गों में बटे थे, भाग का, भाग खा और भाग गा में। तो ब्रिटिश प्रांतों से 389 सदस्यों में से कहां से आ रहे हैं, ब्रिटिश प्रांतों से। और ब्रिटिश प्रांतों से कितने आ रहे हैं, 292 सदस्य। इसके अलावा कमिश्नरी क्षेत्र से, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से, और इस कमिश्नरी क्षेत्र से प्यारे साथी कितने सदस्य आ गए, तो 4। और राजा रजवाड़े जो हमारे थे, देसी रियासत, तो देसी रियासत से कितने सदस्य आ गए, तो देसी रियासत से आपके आ गए 93 सदस्य। ये मनोनीत होके आए थे, ये चुन करके, तो दोनों को मिला करके ही क्या किया गया था, चुनाव किया गया था। और चुनाव कितने पे हुआ था, 296। और 296 पे जब चुनाव हुआ तो यहाँ 2-3 बातें ध्यान रखना। संविधान सभा में कुल सदस्य की अगर बात करें तो कितने थे, 389। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं कि विभाजन के बाद कितने बचे, जब हमारे देश का विभाजन हो गया तो उस समय हमारे संविधान सभा में कितने सदस्य बचे थे, तो 299 सदस्य बचे, जिसमें से 229 जो थे, 229 ये ब्रिटिश प्रांत के थे, ब्रिटिश प्रांत के। और प्यारे साथी ध्यान रखना 70 जो थे देसी रियासत के, देसी रियासत के। और आखिरी बात जो इस पे ध्यान रखना है वो ये कि हस्ताक्षर के समय हमारे संविधान सभा में कितने सदस्य थे। जब संविधान पे हस्ताक्षर करने की बारी आई तो उस समय हमारे संविधान में सभा में 284 सदस्य, 284 सदस्य थे। उम्मीद कि आप तीनों स्तर पर इस बातों को ध्यान में रखेंगे, ठीक। बाकी आप सभी जानते हैं कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय मिशन था और इसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। बाकी क्रिप्स और अलेक्जेंडर भी इसके क्या थे, सदस्य हुआ करते थे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि वह कौन नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से 47 तक, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने, तत्पश्चात वो लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गणेश वासुदेव मावलंकर, कस्तूरभाई लालजी, अमृत लाल हरगोविंदास। तो वो थे आपके गणेश वासुदेव मावलंकर। ये हमारे पहले लोकसभा अध्यक्ष भी थे, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है, जिन लोग जीबी मावलंकर कहते हैं। और इनके बारे में एक सवाल और भी आता है कि कौन कौन से अध्यक्ष थे, 2 गांधीवादी कैप लगाकर बैठते थे, तो यही थे जीबी मावलंकर साहब। अगले सवाल पे आते हैं कि भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेजों के अनुसार होता था, किस दस्तावेजों के अनुसार होता था। ऑप्शन आपके सामने है कि ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट 1873, अगला है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 और फिर है भारत शासन अधिनियम 1935। जी हाँ, यही था। भारतीय संविधान के लागू होने के समय तक कौन सा नियम लागू था, 1935 का अधिनियम, जिसकी भर्त्सना करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे श्वेत पत्र कहा था। इसे क्या कहा था, श्वेत पत्र कहा था, या इसको कहा था अनेक ब्रेकों की एक ऐसी गाड़ी है जिसमें इंजन ही नहीं है। ऐसी भर्त्सना किया था किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इस अधिनियम की अगर थोड़ी सी बातें आप जान लेते हैं तो आपका ज्ञानवर्धन और होता है। कौन सा, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम की थोड़ी सी व्याख्या जो आपके एग्जाम के लिए बेहद खास है, प्रमुख बातें मैं कर रहा हूं
प्रैक्टिस यानी प्रीवियस ईयर की श्रृंखला में, बाकी थ्योरी की क्लास में बहुत सा डिटेल आसान से मैंने आपको समझाया है। वहाँ अगर क्लास आप ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल समझ में आएगा, वहाँ भी कोई शुल्क नहीं लग रहा है। पहली चीज़ इसमें कहा गया एक अखिल भारतीय संघ बनाने का, अखिल भारतीय संघ बनाए जाने की बात की गई, अखिल भारतीय संघ के गठन होने की बात की गई कि अखिल भारतीय संघ कैसे बनेगा, ब्रिटिश प्रांत से मिलकर हमारे ब्रिटिश प्रांतों को इसमें शामिल किया जाएगा और कमिश्नरी क्षेत्र को शामिल किया जाएगा, कमिश्नरी क्षेत्र को, इसके अलावा देसी रियासत को, देसी रियासत को। इस पर फिर बहुत सारी राजनीति हुई, अंग्रेजों की मंशा स्पष्ट नहीं थी ये सब करने की, बस एक केवल कागजी कोटा था जो पूर्ति दिखा रहे थे। दूसरा कार्य जो इस अधिनियम की सबसे बात है प्रमुख है वो ये कि प्रांतीय स्वायत्तता की सबसे पहले शुरुआत यहीं हुई, प्रांतीय स्वायत्तता की, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत सबसे पहले किस अधिनियम के द्वारा हुआ तो 1935 के। और नेक्स्ट बात जो ध्यान रखना है प्यारे साथी वो ये कि इसमें क्या किया गया, विधायी शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, विधायी शक्तियों का बंटवारा, विधायी शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया, बंटवारा कर दिया गया ताकि आपस में कोई विवाद ना हो। संघ सूची के विषय, संघ सूची, और ये भी किस अधिनियम के द्वारा 1935 के, राज्य सूची, और आपका है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। और ध्यान रखना इसके अलावा इसमें और प्रमुख कार्य क्या किया गया कि इसमें कुल 321 धाराएं थी, 321 धाराएं। अभी तक के जितने अधिनियम थे उसमें सबसे बड़ा दस्तावेज था कौन सा, 1935 का अधिनियम, और 10 अनुसूचियां थी, 10 अनुसूचियां इसमें थी। आखिरी 2-3 बातें और ध्यान क्या रख सकते हैं कि इसी के द्वारा क्या किया गया, संघीय न्यायालय का गठन किया गया इसी अधिनियम से। संघीय न्यायालय भी आप ध्यान रख सकते हैं कि संघीय न्यायालय का गठन हुआ और इसी अधिनियम के द्वारा आरबीआई का भी गठन किया गया। प्रमुख बातों में और ध्यान क्या रख सकते हैं कि 1937 का प्रांतीय चुनाव जो हुआ, 1937 का प्रांतीय चुनाव ये भी इसी से हुआ। और जिससे पहले मैंने दौध शासन आपको पढ़ाया, दैध शासन कि 1919 के अधिनियम में प्रांतों में लागू किया गया, लेकिन यहाँ आते आते क्या किया गया, केंद्र में दैध शासन लागू किया गया, केंद्र में दैध शासन को लागू किया गया। और जो अभी मैंने 2 कथन बताए उसको ध्यान रखना, पंडित जी ने इसको क्या कहा था, है ना, और जिन्ना साहब ने इसको कहा कि ये पूर्णतः सड़ा हुआ और मूल रूप से बुरा है ना। पंडित इसको किसने कहा, मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला सवाल है भारत के संविधान का कौन सा भाग रूस से लिया गया है ना। ऑप्शन आपके सामने है, मौलिक दायित्व, पंचवर्षीय योजना, मौलिक अधिकार। बिल्कुल हम सभी जानते हैं कि मौलिक दायित्व या मूल कर्तव्य, ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका कि मौलिक दायित्व लिया गया और पंचवर्षीय योजना, ये दोनों कहाँ से लिए गए, रूस के संविधान से लिए गए। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया। मैंने पहले सवाल पर इस बात को बता दिया था कि कहाँ के, शांति निकेतन के कलाकारों ने इसे निखारा था, जिसमें नंदलाल बोस और राम निहोर सिन्हा थे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया, इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया। नेक्स्ट है, इसने राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया। इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को चुना। इसने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया। तो बिल्कुल प्रश्न बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए, किसने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना। ऐसा हमारे संविधान सभा ने नहीं किया, क्योंकि हमारा पहला जो लोकसभा का गठन हुआ 1951 और 52 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच भू सीमा समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ अंततः क्षेत्रों पर अदला बदली करने, अंतः क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन आवश्यक है। ऑप्शन है चौथी, दूसरी, पहली और तीसरी। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पहली, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। और ये बदलाव किया गया था एक संशोधन करके, हमारे यहाँ 100वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015 के द्वारा बांग्लादेश की कुछ भूभाग को बंगाल को दिया गया और बंगाल के कुछ भूभाग को
बांग्लादेश को। और राष्ट्रीय स्तर पे हर कार्य कौन करता है? तो हमारे यहाँ जो संप्रभुता प्राप्त है वो किस संस्था को? संसद को। संसद किसे कहते हैं? भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था को। भारत के संविधान का संप्रदाय संसद नए राज्यों को बनाने, बदलने, कानून सीमाओं या मौजूदा कानूनों को नाम से उपयुक्त कानून बना। किस अनुच्छेद के तहत ऐसा प्रावधान होता है? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 5 और अगला है अनुच्छेद 3। तो कानूनों, सीमाओं में बदलाव सब कुछ किसके द्वारा किया जाता है? अनुच्छेद 2 के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन का विषय संबंधित है? तो अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 9। बिल्कुल क्या है? अनुच्छेद 3। 12 में जानते हैं राज्य की परिभाषा है, 22 में स्वतंत्रता के अधिकार संबंधी बातें हैं, 9 में नागरिकता का जिक्र किया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा है? अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, दमन दीव, चंडीगढ़। तो आप जानते हैं पुदुचेरी। यूटी में अगर हम बात करते हैं कि कितने यूटी में विधानसभा है, तो एक तो है दिल्ली, एक तो आप कह सकते हैं क्या है? दिल्ली में भी विधानसभा है। कुल कितने यूटी में है? 3। दूसरी आपकी हो गई पुदुचेरी और तीसरा आपका हो गया जम्मू एंड कश्मीर। बाकी कुल हमारी 8 यूटी हैं। टोटल कितने हैं? 8 यूटी, लेकिन विधानसभा कितने में है? 3 में है। इस बात को ध्यान में रखना है। अगले सवाल पे आते हैं। भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? 16, 10, 12, 8। तो इस समय है 12, पर मूल रूप से कितनी थी? तो ये बात खूब ध्यान में रखना, मूल अनुसूचियां थी 8। कभी कभी कह देता है कि प्रारूप समिति के गठन के समय या प्रारूप समिति ने कितनी अनुसूचियों का जिक्र किया था? तो इस समिति ने भी 8 का ही जिक्र किया था। यानी कितनी जोड़ी गई हैं? तो 8 में कितना जोड़ा जाए कि 12 हो जाएगा? 4। ठीक है। और वो 4 कौन कौन सी हैं? तो आपकी 9वीं हो गई, 10वीं है, 11वीं और 12वीं। 9वीं जोड़ी गई पहले का संविधान संशोधन के द्वारा, 10वीं जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन के द्वारा, 11वीं जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, 12वीं जोड़ी गई 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि नागालैंड उल्लेखित नहीं है। इसमें असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय का जिक्र है। ठीक। नेक्स्ट सवाल है प्यारे साथी, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसका सही मेल नहीं है? तो कौन सा सही मेल नहीं है उसको पहचानना है कि 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची निहित है, सही है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों को विनियमों को सत्यापन प्रावधान है, ये भी सही है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों का अधिकार, ये भी सही है। 11वीं अनुसूची में अनुसूचित, ये गलत है आपका, ठीक है, क्योंकि 11वीं अनुसूची में पंचायत है। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का उल्लेख है। आवंटन का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में है? 6ठी, 5वीं, 8वीं और 4थी। सबसे फेमस सवाल है 4थी में, ठीक है। 8वीं में आप सभी जानते हैं किसका जिक्र है? भाषा का, भाषा का। और हमारी मूल भाषाएं कितनी थी? तो हमारे संविधान में मूल भाषा थी 14 और अभी वर्तमान में कितनी हो गई हैं? तो वर्तमान में हो चुकी हैं 22। यानी कितनी जोड़ी गई हैं? 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। और 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं ये 3 संविधान संशोधन से, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा, 71वां संविधान संशोधन के द्वारा और 92। 21 71 जोड़ोगे तो 92 हो जाएगा। 21वां संविधान संशोधन से सिंधी भाषा को जोड़ा गया और 71वां संविधान संशोधन का एक ट्रिक है नमक, और 92 में 4 भाषा जोड़ी गई, BDMS, ना फॉर नेपाली, मा फॉर मणिपुरी और का फॉर कोंकणी। और प्यारे साथी ध्यान रखना, ये जो 4 भाषाएं 92वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया वो ये है B फॉर बोडो, D फॉर डोंगरी, M फॉर मैथिली और S फॉर संथाली। और आज के आखिरी सवाल पे चलते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न है इस सेशन का। अगले सेशन पे, हर एक सेशन पे हम लोग 25 सवाल लेकर के आपके लिए आ रहे हैं, जिसमें थोड़ी सी व्याख्या और सवाल बिल्कुल आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? बोडो, कोंकणी, सिंधी और कश्मीरी। तो देखो इसमें कश्मीरी का जिक्र नहीं है, बाकी भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो उम्मीद के सेशन आपको अच्छा लगा होगा और
ऐसे पॉलिटी के हर एक सेशन में हम 25 सवाल लेकर के आ रहे हैं। इससे ज़्यादा भी सवाल बढ़ाए जा सकते हैं। इसकी थ्योरी क्लास भी आपको मिलेगी, हिस्ट्री पर भी प्रीवियस ईयर आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ज्योग्राफी पर भी लाने वाले हैं। तो जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को आमंत्रित कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन पे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।